अस्सलाम वालेकुम। क्या एक नर्स मैनेजर सिर्फ नर्सिंग की ड्यूटी बनाती है? नहीं, वो एक बिजनेस लीडर की तरह स्टाफिंग और शेड्यूलिंग प्लान करती है। आज का बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नर्स मैनेजर के लिए स्टाफिंग और शेड्यूलिंग कितनी अहम बिजनेस स्किल्स है। ये जो लेक्चर है नर्सिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बनाया गया है ताकि वो ड्यूटी प्लानिंग, स्टाफ प्लान और प्रोडक्टिविटी के उसूल जो उनसे या प्रिंसिपल्स हैं उनको आसानी से समझ सकें। ऑब्जेक्टिव्स आर relate staffing and scheduling to business skills of nurse manager। तो नर्सिंग मैनेजर के बिजनेस और लीडरशिप स्किल्स से स्टाफिंग को जोड़ना। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस के स्टाफिंग के जो कंपोनेंट्स है और उसके स्टेप्स को समझना। डू अ वर्क सैम्पलिंग स्टडी कवरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के वर्क सैम्पलिंग स्टडी बेसिकली कैसे की जाती है। रिकॉग्नाइज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लानिंग फॉर स्टाफिंग कौन से अवामिल हैं बेसिकली कौन से जो फैक्टर्स हैं जो स्टाफ प्लानिंग को मुतासिर करती है। प्रिपेयर अ स्टाफिंग प्लान फॉर अ नर्सिंग यूनिट एक जो नर्सिंग यूनिट के लिए स्टाफिंग प्लान किस तरह बनाया जाता है। डिफाइन एंड रिकॉग्नाइज एलिमेंट्स ऑफ अ नर्सिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नर्सिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। आइडेंटिफाई मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन हेल्थ केयर सिस्टम के हेल्थ केयर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कौन से तरीकाकार हैं। मैयर मेथड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन अ हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीकाकार। मैयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नर्सिंग स्टाफ ऑन द नर्सिंग यूनिट के नर्सिंग स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को मापने के कौन से असूल हैं। तो ये लेक्चर बेसिकली इसी चीज के बारे में है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग इन नर्सिंग। स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग इन नर्सिंग बेसिकली पहले हम समझते हैं स्टाफिंग को। स्टाफिंग का मतलब है नर्सिंग की जो मुनासिब तादाद में यानी स्टाफ की हायरिंग, प्लानिंग, डेवलपमेंट यानी उसकी जो मंसूबाबंदी होती है और जो उसकी हायरिंग होती है इस तरह करना है कि पेशेंट की नीड के मुताबिक ये सारा कुछ पूरा हो सके। यानी राइट नर्स है, राइट प्लेस है और राइट टाइम पे है। तो ये क्या है, ये स्टाफिंग है। यानी अगर किसी यूनिट में ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो वहां ज्यादा एक्सपीरियंस नर्स की जरूरत होगी। ये है नर्सिंग स्टाफिंग प्लान बेसिकली कहलाता है। एंड शेड्यूलिंग इन नर्सिंग, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि स्टाफिंग प्लान को इस तरह लागू करना यानी जो नर्सिंग है वो डे टाइम और शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटीज असाइन होती हैं। एग्जांपल्स आप कैसे कह सकते हैं कि अगर आपने स्टाफिंग प्लान बनाया है कि 5 नर्सेज हों तो इनमें से 3 शाम को और 2 रात को होंगी। तो इन नर्सेज के नाम, दिन, टाइमिंग शेड्यूल में आप मेंशन करेंगे तो यही शेड्यूलिंग कहलाती है। Nursing staff involves planning for hiring and deploying qualified human resources to meet the needs of a group of patients. Scheduling, on the other hand, is a function of implementing the staffing plan by assigning unit personnel to work specific hours and days of the week. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को आपने कैसे लिया है। तो ये देखें कि जो स्टाफिंग या शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हुए पुट द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन, पुट द राइट पर्सन इन द राइट टाइम एंड प्लेस, रेफर टू द नंबर ऑफ नर्सिंग आवर्स पर पेशेंट पर डे, look after interpretation of benefits and compensation। बेसिकली स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग में आपने समझा कि स्टाफिंग क्या है, हायरिंग वगैरह करना। तो
जो राइट पर्सन को राइट पोजीशन पर रखना। तो बेसिकली ये क्या है, ये ए बेसिकली स्टाफिंग है। और जबकि शेड्यूलिंग है कि राइट पर्सन राइट टाइम और प्लेस पे हो। तो ये इनके बेसिकली कंसेप्ट हैं दो अलग-अलग ना। तो यानी नर्सिंग को स्टाफिंग में राइट पर्सन राइट पोजीशन पे हो, यानी नर्सिस को इनके एक्सपीरियंस, स्किल्स और पेशेंट नीड के मुताबिक मुनासिब जगह पर आप हायर करते हो। तो ये बेसिकली प्लानिंग लेवल होता है जो स्टाफिंग होता है। जो शेड्यूलिंग होता है उसमें राइट पर्सन एट द राइट टाइम एंड प्लेस, यानी स्टाफिंग प्लान को आपने असाइन करनी है ड्यूटीज, शिफ्ट्स और डेज वगैरह। तो सिंपल डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि स्टाफिंग बेसिकली प्लानिंग एंड प्लेसमेंट है, जबकि शेड्यूलिंग ड्यूटी टाइमिंग एंड शिफ्ट अरेंजमेंट्स बेसिकली कहलाता है। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि राइट नर्स इज इन द राइट पोजीशन, while scheduling ensures that she is working at the right time and place. So remember, staffing is basically a planning, जबकि scheduling is implementation. Next, we discuss nurse manager skills. एक नर्स मैनेजर जो होता है, बेसिकली जो एक नर्स है सिर्फ मरीजों की देखभाल करती है, नहीं, एक नर्स मैनेजर पूरे सिस्टम को संभालती है, स्टाफ से लेके फाइनेंस तक सब कुछ। नर्स मैनेजर्स हेल्प हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ओवरसीज their staff and financial resources to ensure effective operations. तो ये जो होती है स्टाफ एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने यूनिट के जो नर्स मैनेजर होती है वो अपने यूनिट के स्टाफ शिफ्ट्स को ऐसे ऑर्गेनाइज लेवल पे चला रही होती है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं और जो इसके बजट है और उनको एक ऑपरेशनल स्मूथ लेवल पे रोजाना की बुनियाद पे वो उसको चला रही होती है। Through their work, their team can create safe environments that offer quality patient care. उनकी जो बेसिकली क़यादत होती है उनमें टीम ऐसे माहौल को यकीनी बनाती है जहां मरीजों के लिए सेफ एंड क्वालिटी केयर फ्राहम की जा सके। This type of medical leadership role, there are some skills for to consider developing. चूंकि नर्स मैनेजर एक लीडरशिप पोजीशन पर होती है, इसके लिए कुछ अहम स्किल्स होना जरूरी है जो हर नर्स को बेसिकली सीखना चाहिए। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए, लीडरशिप डिसीजन मेकिंग सीखनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल नॉलेज, स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग स्किल्स जो बेसिकली सीखनी चाहिए। तो एक नर्स मैनेजर इज नॉट जस्ट अ सीनियर नर्स, वो क्या होता है, एक प्लानर होता है, एक लीडर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो कि इंश्योर करता है कि पेशेंट रिसीव करे बेस्ट केयर एंड स्टाफ वर्क इफेक्टिवली। नर्स मैनेजर स्किल्स। नर्स मैनेजर बेसिकली एक सीनियर नर्स नहीं होता, वो एक प्लानर होता है, लीडर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि पेशेंट्स जो उनसे हैं रिसीव करें बेस्ट केयर एंड स्टाफ वर्क इफेक्टिवली वो करें। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मेंटरिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रोफेशनलिज्म, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, डेडिकेशन। फर्स्ट बात करते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। नर्स मैनेजर्स ओवरसी आ टीम ऑफ नर्सेस एंड मे समटाइम्स help individual resolve conflicts with others or with patients। तो conflict resolution बेसिकली एक जो नर्स मैनेजर होता है वो सॉल्व करता है डिसएग्रीमेंट जो कि स्टाफ के दरमियान या नर्स और पेशेंट के दरमियान में होती हैं। तो बेसिकली आ सक्सेसफुल नर्स मैनेजर कीप्स हार्मनी इन हर टीम थ्रू एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन। तो इस तरह कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व की जाती है। मेंटरिंग, another skill nurse managers have is guiding and empowering new nurses। जो मेंटरिंग बेसिकली
जो नर्स मैनेजर है नई नर्सिंग की जो गाइडेंस देता है उनकी हौसला अफजाई करता है ताकि वो बेहतर नर्सिंग प्रैक्टिस सीख सकें। A mentor nurse creates future leaders, not followers। तो mentoring का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। Decision making, nurse managers make frequent decisions throughout their day। हर रोज स्टाफ और पेशेंट से मुतल्लिक अहम फैसले करना नर्स मैनेजर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इंश्योर स्मूथ हॉस्पिटल फंक्शनिंग। प्रोफेशनलिज्म, सिंस नर्स मैनेजर्स रिप्रेजेंट देयर organization and team, they need to maintain a professional image। चूँकि जो नर्स मैनेजर होता है अपने जो इदारे होते हैं जिधर वो काम कर रहा होता है उनकी जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उनको शो ऑफ कर रहे होते हैं, तो इसलिए से हमेशा एक जो एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ काम करना चाहिए। जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो बिल्ड करता है ट्रस्ट दोनों स्टाफ और पेशेंट के दरमियान में। टाइम मैनेजमेंट, nurse managers with their trait can ensure their team meets all patients' needs। जो वक्त की जो टाइम की जो मैनेजमेंट होता है ना, टाइम की जो बेसिकली डिवीजन होती है यूनिट्स में वो बेहतर होती है, जैसे पेशेंट केयर और एफिशिएंसी, यानी हर जो मिनट होता है ना काउंट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। एडेप्टेबिलिटी, बीइंग एबल टू adapt to changes in the healthcare industry is an important skill for nurse managers। This field is constantly developing, making it important to stay up to date and be willing to try new processes। तो अडेप्टेबिलिटी में ये है कि हेल्थ केयर जो सिस्टम है उनमें तब्दीली के साथ खुद को ढाल लेना। जो नर्स मैनेजर की अहम काबिलियत होती है, जो बेस्ट लीडर्स होते हैं ना वो ग्रो करते हैं चेंज के साथ, ना कि इसके अगेंस्ट होते हैं। तो ये है अडेप्टेबिलिटी। डेडिकेशन, सक्सेसफुल नर्स मैनेजर्स ऑफ्टन हैव अ डेडिकेशन टू एक्सीलेंस। देयर desire to provide quality service to patients can help them influence their team। तो एक जो कामयाब नर्स मैनेजर होता है अपने काम से मुखलिस होती है और बेहतरीन खिदमत के लिए पुरअज़्म होती है, यानी डेडिकेशन टर्न्स ऑर्डिनरी केयर इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट आप कहते हैं कि जो नर्स मैनेजर होता है वो एक मेंटर, मस्ट बी मेंटर, लीडर, प्रॉब्लम सॉल्वर, डिसीजन मेकर और समटाइम्स हु अडॉप्ट एंड मैनेजेस टाइम एंड इंस्पायर अदर विद हर डेडिकेशन। तो ये थी इन शॉर्ट फॉर्म। इम्प्रूव नर्स मैनेजर स्किल्स। एक कामयाब नर्स लीडर बनने के लिए सिर्फ स्कॉलर्स काफ़ी नहीं है, इन्हें बेहतर बनाना भी ज़रूरी है। एक जो नर्स मैनेजर होती है अपनी जो काबिलियत होती है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो स्किल्स हैं उनको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये है क्रिएट अ गोल। क्रिएट द गोल बेसिकली है एक रिव्यू करना, रिव्यू करंट स्किल्स टू फाइंड वंस टू डेवलप और सी इफ अदर क्वालिटीज कुड हेल्प इन कैरियर बिल्डिंग। यानी अपनी मौजूदा जो स्किल्स हैं उनको जायज़ा लें और उनको चेक करें और उन स्किल्स को आप देखें, उनको तलाश करें कि किस में बेहतरी की आपको ज़रूरत है। यानी इफ़ कम्युनिकेशन आपकी वीक होती है तो सेट अ गोल टू इम्प्रूव इट विद इन 3 मंथ। तो ये बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, या क्लियर गोल आपको बेसिकली डायरेक्शन देते हैं। विदाउट जो गोल्स होते हैं ग्रोथ रैंडमली होती है। तो सेकेंडली फाइंड अ मेंटर। व्हाइल अ नर्स मैनेजर शुड बी अ मेंटर टू देयर टीम, it's just as valuable for you to find a mentor for yourself। तो जैसे आप अपनी टीम की रहनुमाई कर रहे होते हैं वैसे ही अपने लिए भी ये एक जो एक्सपीरियंस नर्स या लीडर को बनाए ताकि आप जो बेसिकली है ना सीखते रहें। जो
मेंटर होता है हेल्प यू टू सी योर ब्लाइंड स्पॉट्स एंड एक्सपेंड योर विजन्स। तो ये बेसिकली एक नर्स मैनेजर्स की जो स्किल्स होती हैं। ज्वाइन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर टू इम्प्रूव नर्स मैनेजर स्किल्स is by joining a professional organization such as the American Organization for Nursing Leadership। किसी प्रोफेशनल नर्सिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप हिस्सा बने, उन ट्रेनिंग रिसर्च आइडियाज़ जहाँ से आप बेसिकली नए जो स्टेप्स हैं, नए जो मौके हैं जो आपको मिल सकें। जैसे एक प्रोफेशनल नेटवर्क्स जो बेसिकली है कनेक्ट करता है आपको ग्रोथ के साथ और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अटेंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बिसाइड्स अटेंडिंग कंटिन्यूइंग education events through a professional group। Consider signing up for webinars or workshops in your free time। फारिग वक्त में जो आप नर्सिंग है या लीडरशिप से मुतालिक वेबिनार्स कोर्सेज वर्कशॉप करें ताकि जो आपकी जो नॉलेज है उनमें इजाफा हो। कंटिन्यू लर्निंग आपको एक नर्स मैनेजर को रेलिवेंट और कॉन्फिडेंट रखती है। तो इन शॉर्ट ये है कि टू ग्रो एज अ नर्स मैनेजर कीप लर्निंग, सेट गोल्स, कनेक्ट विद मेंटर्स एंड स्टे इन्वॉल्व इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दैट्स इस वजह से जो लीडरशिप एक्सीलेंस बिगिन स्टार्ट होती है। नर्स मैनेजर स्किल्स इन दी वर्क प्लेस। सिर्फ नर्स मैनेजर बन जाना काफ़ी नहीं होता। असल लीडर वो है जो कि अपने स्किल्स को वर्क प्लेस पर इस्तेमाल करना जानती हो। एक जो नर्स मैनेजर है अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेली बेसिस पे कैसे वो इसको काम कर सकती है इस चीज़ का भी उसे पता हो। तो फर्स्ट आता है आस्क मोर क्वेश्चंस। टू यूज़ ये आस्क मोर क्वेश्चंस बेसिकली ये है कि टू यूज़ स्ट्रेटेजिक thinking skills more in the workplace। begin asking more questions। जो वर्क प्लेस पे है जो बेहतर फैसला जो आप करते हैं उसके लिए सवाल पूछना सीखें आप। ये सवाल आपकी जो स्किल्स है जो आपकी सोच है उसको वाइड कर देगा और इस तरह आप बेहतर प्लानिंग में आपको हेल्प आउट मिलेगी। तो सम स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस टू आस्क में इंक्लूड, जैसे एग्जांपल्स आप ये सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आप ये हाउ कैन वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड एक्सीलेंट पेशेंट केयर, वेयर माइट और ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ कम फ्रॉम ओवर द नेक्स्ट 5 years, हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स दैट मे डिस्टर्ब हाउ वी शेड्यूल आवर नर्सेस। जैसे हम पेशेंट्स को बेहतर केयर कैसे दे सकते हैं, अगले 5 साल में जो हमारे जो इदारे हैं उनकी तरक्की कहाँ से आएगी और जो उनसे नर्सिंग की शेड्यूलिंग में आने वाली जो मुश्किलात है उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी। जो बेसिकली ग्रेट लीडर्स होते हैं आस्क ग्रेट क्वेश्चंस। सेकंड, टेक रिस्क्स। नर्स मैनेजर्स ऑफ्टन मेक adjustments as changes occur in the healthcare industry such as new policies or technologies। तो जब भी कोई भी नया सिस्टम पॉलिसी टेक्नोलॉजी आए तो इसे आजमाने से ना घबराएं कि ये जो बेसिकली होती है ये तब्दीली आपको जो न्यू पॉलिसी और जो एक अच्छा लीडर है वो बनाने में बहुत हेल्प आउट करता है। कि जैसे अगर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम आता है तो इसे सीखने में आपको पहल करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि जो ट्रू लीडर्स होते हैं मीन्स होता है कि स्टेप इनटू अननोन विद कॉन्फिडेंस, के वो सीखना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। क्रिएट अ डेली शेड्यूल। Following a regular schedule can help you manage your time more effectively। एक जो स्ट्रक्चर्ड डेली शेड्यूल होता है बनाने से जो वक्त में बेहतरी आती है, जैसे पेशेंट केयर, बजट, काम की तरतीब, यानी हर सुबह प्रायोरिटीज़ तय होनी चाहिए, रिपोर्ट चेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट्स राउंड, स्टाफ ब्रीफिंग वगैरह। यानी डिसिप्लिन इन टाइम क्रिएट्स फ्रीडम इन रिजल्ट्स।
इन शॉर्ट ये है कि एक जो सक्सेसफुल नर्स मैनेजर होता है ना, डज नॉट जस्ट हैव स्किल्स, बेसिकली शी अप्लाइज दैट them daily through strategic thinking, adaptability and time management. नर्स मैनेजर स्किल्स एंड स्टाफिंग पैटर्न। एक जो नर्स मैनेजर के लिए सही स्टाफिंग पैटर्न क्यों ज़रूरी होती है, ये सिर्फ लोगों की ड्यूटी लगाने का काम नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के पूरे सिस्टम की कारकर्दगी का राज भी इसी में ही छुपा हुआ है। ऐसे है कि एक नर्स मैनेजर जो उनसा होता है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, मेंटेन करता है स्टाफ के दरमियान में एक बैलेंस, उसकी एफिशिएंसी को, पेशेंट सेफ्टी को, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को वो बेसिकली कंप्लीट कर रहा होता है। तो इस जो लेसन में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बेंचमार्किंग को। बेंचमार्किंग ये होता है इज दिस मैनेजमेंट टूल is used to seek out the best practices within the healthcare industry to improve performance, यानी दूसरे हॉस्पिटल्स या इदारों की बेहतरीन प्रैक्टिसेस से सीख कर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना। एग्जाम्पल ये है कि अगर किसी हॉस्पिटल में नर्स पेशेंट रेशो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रही हैं तो इसे अपनी सेटिंग में अडॉप्ट करना, वो है बेंचमार्किंग। यानी बेंचमार्किंग हेल्प करती है नर्स मैनेजर्स को आइडेंटिफाई व्हाट बेस्ट प्रैक्टिसेस रियली मीन्स इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टाफिंग पैटर्न मस्ट adhere to mandated regulations such as those outlined in relevant legislative acts। मेन हर हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हुकूमत या हेल्थ अथॉरिटी के जो मुकर्रर करदा स्टाफिंग के जो असूल हैं उस पर अमल करें। एग्जाम्पल ये अगर एक नर्स पेशेंट रेशो 1:5 मुकर्रर है, ठीक है, तो इससे कम स्टाफ रखना कानूनी तौर पर खिलाफ वर्जी कहते हैं कि ये कानूनी असूल के मुताबिक नहीं है। अ कंप्लाइंट स्टाफ प्लान इंश्योर करता है बोथ सेफ्टी को और लीगली एक्ट को। स्किल मिक्स। द स्किल मिक्स रेफर्स टू द परसेंटेज और रेशियो ऑफ प्रोफेशनल्स टू नॉन प्रोफेशनल्स विद इन द स्टाफ। स्किल मिक्स, अगर आईसीयू में ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हैं तो वहाँ ज़्यादा रजिस्टर्ड नर्सेज होनी चाहिए। राइट स्किल मिक्स मीन्स टू सेफ केयर एंड स्मूथ टीम वर्क। Staff support. Adequate staff support must be in place for the operations of units or departments. वार्ड अटेंडेंट्स सपोर्ट स्टाफ जैसे होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे जो जैसे क्लीनर्स होते हैं और क्लरिकल स्टाफ होता है, ये नर्सिस का जो बोझ होता है उनको काम कर देते हैं। अगर वार्ड अटेंडेंट अवेलेबल ना हो तो नर्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ मल्टीप्लाई द इम्पैक्ट ऑफ स्किल नर्सेज। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। Reviewing historical data on quality and staff perceptions regarding the effectiveness of previous staffing pattern is crucial. पिछले सालों के स्टाफिंग डाटा और नर्सिस की जो फीडबैक है उनको अगले साल की जो मंसूबाबंदी है, एक बेहतर प्लानिंग करने के लिए हम किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम जो डाटा होता है ना उसका जायज़ा ले रहे होते हैं, उसको चेकआउट कर रहे होते हैं कि अगर पिछले साल पेशेंट लोड ज़्यादा था तो इस साल जो एक्स्ट्रा शिफ्ट प्लानिंग है हम किस तरह कर लें। यानी हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर फॉर फ्यूचर स्टाफिंग डिसीजन। हम हिस्ट्री पे भी फोकस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा है कि इफ़ेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट ये नॉट अबाउट फिलिंग ड्यूटीज़, इट्स अबाउट प्लानिंग। जो हम डाटा कंप्लाइंस और टीम हम स्ट्रेटेजिक प्लान्स के लिए यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक इफ़ेक्टिव लीडर बनाती है, इफ़ेक्टिव मैनेजर बनाती है। नर्स मैनेजर स्किल्स एंड शेड्यूलिंग।
नर्सिंग के शेड्यूल बनाना सिर्फ ड्यूटी लिस्ट नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के निज़ाम को मुतवाज़न बैलेंस में रखने भी एक आर्ट है। नर्स मैनेजर के लिए जो शेड्यूलिंग है एक साइंटिफिक प्लानिंग है जो पेशेंट केयर को मुतासिर कर सकती है। Scheduling is the process of creating a timetable that outlines the planned workdays and shifts for nursing personnel. Several key factors must be considered to create an optimal schedule that meets both patient needs and staff preferences. The following are some issues to consider in scheduling staff. यानी नर्स मैनेजर को ऐसे शेड्यूल बनाना होते हैं जो ना सिर्फ पेशेंट की नीड है उनको पूरा कर सके, बल्कि नर्सिस की जो सहूलियात है और उनकी जो सेटिस्फैक्शंस है उनको भी आप माइंड में रख सकें। फर्स्ट आता है पेशेंट टाइप एंड एक्यूटी। डिफरेंट पेशेंट्स रिक्वायर वेरिंग लेवल्स ऑफ केयर, significantly impacting how staff is allocated. For example, intensive care unit patients need constant monitoring and specialized care, requiring more experienced nurses compared to patients in a general ward. आईसीयू के जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा तवज्जो और एक्सपीरियंस नर्सिस के पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि जो जनरल वार्ड है उसमें कम स्टाफ भी सही रहती है। एग्जांपल आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हैं तो नर्स मैनेजर को ज़्यादा एक्सपीरियंस नर्स नाइट शिफ्ट में लगानी चाहिए, क्योंकि राइट नर्स फॉर द राइट पेशेंट दैट कोर्स द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिकली ये कोर होता है इफेक्टिव शेड्यूलिंग का, और पेशेंट की जो केयर है उस पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। Number of patients. The total patient count directly influences the number of staff needed. A higher patient load requires more nursing staff to ensure each patient receives adequate attention and care. For instance, during peak flu season, a hospital might need to increase its nursing staff to handle the influx of patients. जब हॉस्पिटल में जो पेशेंट की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है तो एडिशनल नर्सिस की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि हर पेशेंट को मुनासिब वक्त और तवज्जो मिल सके। मसलन फ्लू सीज़न में जब पेशेंट ज़्यादा आने लगते हैं तो हॉस्पिटल जो इजाफी नर्सिस है उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। क्योंकि पेशेंट लोड एंड नर्स अवेलेबिलिटी ये मस्ट ऑलवेज बी इन बैलेंस सिचुएशन। Experience of staff. The skill and experience levels of the staff should match the complexity of patient care required. नर्सिंग का जो तजर्बा है वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसके मुताबिक होना चाहिए कि जो नर्सेज ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्हें आईसीयू इमरजेंसी में या क्रिटिकल यूनिट्स में लगाना चाहिए, कि नई नर्सिंग को जो स्टार्टिंग है उनको जनरल वार्ड में रखा जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल स्किल्स वो सीख सकें। तो मैच एक्सपीरियंस विद पेशेंट कम्प्लेक्सिटी ये बेसिकली क्या है की है सेफ शेड्यूलिंग के लिए। Support available to the staff. The availability of support personnel such as nursing assistants and administrative staff affects how nursing duties are distributed. अगर हॉस्पिटल में मुनासिब सपोर्ट स्टाफ हो तो नर्सिंग को कोर पेशेंट केयर पर ज़्यादा तवज्जो देने का वक्त मिलता है। अगर क्लर्क, वार्ड अटेंडेंट या हेल्पर मौजूद ना हो तो नर्सिंग को इजाफी काम खुद करना पड़ता है, जिससे उनकी जो थकन है वो बेसिकली बढ़ जाती है। जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो क्या सपोर्ट सिस्टम होता है क्वालिटी केयर के लिए। शिफ्टिंग वेरिएशंस. डिफरेंट शिफ्ट patterns are utilized to meet both patient care needs and staff preferences. 3 shift, 8-hour shift, 10-hour shift, weekend option, rotating work shift, self-scheduling, permanent work shift and floaters. नर्सिंग की जो शिफ्ट्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है, कि जैसे कि हॉस्पिटल में हर वक्त नर्सिंग केयर
जो अवेलेबल ले, और जो नर्सिंग की जो सहूलत है उसको भी, यानी आप पेशेंट केयर नीड और स्टाफ कंफर्ट और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो फर्स्टली आपने मॉर्निंग इवनिंग नाइट, दिन में आपने 3 जो 8 घंटों की शिफ्ट है, सबसे पहले जो आम निज़ाम है, फिर आप ये करते हो जौन सा ये 3 शिफ्ट प्रोग्राम है, जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है। तो ये 3 शिफ्ट सिस्टम है वो कीप केयर कंटिन्यूसली केयर, वो 24/7 केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर बात करते हैं 10 आवर शिफ्ट की, जो नर्सिस वर्क करती हैं 10 आवर्स अ डे, यानी 4 डेज, देन गेट 3 डेज ऑफ, यानी जो नर्सिस हैं हफ्ते में 4 दिन 10 घंटे की शिफ्ट करती हैं और 3 दिन वो बेसिकली आराम करती हैं। तो ये है जो लॉन्गर डेज होते हैं, लेकिन साथ में मोर रेस्ट डेज भी मिलते हैं। ये पॉपुलर मॉडर्न चॉइस है 10 आवर शिफ्ट की। वीकेंड ऑप्शन की बात करें तो वीकेंड ऑप्शन में जो कुछ नर्सेज होती हैं सिर्फ वीकेंड पे काम करती हैं, ताकि बाकी दिन वो अपने जो पर्सनल घर के काम है या तालीम के लिए, वो एजुकेशन पर्पस के लिए वो रख देती हैं। जैसे कि जो वीकेंड शेड्यूलिंग होती है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है स्टडीज़ के लिए और फैमिलीज़ के लिए। रोटेटिंग वर्क शिफ्ट, जो नर्सेज होती है रोटेट होती हैं मॉर्निंग इवनिंग में और नाइट शिफ्ट में शेड्यूल बेसिस की बेस पे, जैसे कि नाइट अगला हफ्ता, मॉर्निंग एक हफ्ता, यानी रोटेशंस हेल्प करती है फेयरनेस को, लेकिन ये बाज़-औक़ात स्लीप एडजस्टमेंट इशू भी क्रिएट कर देती हैं। सेल्फ शेड्यूलिंग, जो नर्सेज हैं अब खुद अपनी जो दस्तयाबी के मुताबिक शिफ्ट के वो कब बेसिकली अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन जो नर्स मैनेजर है उसको उसकी मंजूरी भी देनी पड़ती है कि सेल्फ शेड्यूलिंग जो सी होती है ओनरशिप और जो जॉब सेटिस्फेक्शंस है उनको इम्प्रूव कर देती है। परमानेंट वर्क शिफ्ट, जो कुछ नर्सेज होती हैं हमेशा एक ही शिफ्ट में रहना पसंद करती हैं, जैसे नाइट शिफ्ट। तो परमानेंट शिफ्ट जो सी होती है सूट करती है उन लोगों को जो कि जिनकी स्टेबल रूटीन्स होती हैं और फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं। फ्लोटर्स नर्सेज वो होती हैं कि जो जहाँ कमी हो वहाँ काम करती हैं टेम्परेरी बेस पे, जैसे कि आईसीयू में अगर किसी नर्स की कमी हो तो फ्लोटर्स नर्स वहाँ जाके ड्यूटी करती हैं। तो फ्लोटर्स बेसिकली क्या है, इफेक्टिव शेड्यूलिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट फिलिंग ड्यूटी स्लॉट्स। ये बेसिकली एक क्रिटिक करती है बैलेंस को, स्टाफ की सेफ्टी को, स्टाफ की स्किल्स को और फेयरनेस को। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, किसी भी हॉस्पिटल में जो सही नर्स है उसको सही जगह पे लगाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग सिस्टम होती है। इसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस के वो 10 स्टेप्स हैं जो नर्सिंग मैनेजमेंट की बेसिकली बुनियाद होती हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्वाइटिंग employees who are eligible for certain positions in an organization. Steps involved in the staffing process are manpower planning, requirement selection, placement, training, development, promotion, transfer, appraisal, and determination of remuneration. अब एक एक करके इसका मतलब क्या होती है। कंपोनेंट्स स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में ऐसे जो इंडिविजुअल है उनको आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको सिखाते हैं कि पेशेंट की जो देखभाल है उनको कैसे आप इफ़ेक्टिवली बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये नर्स मैनेजमेंट की सबसे अहम जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी स्टाफिंग है। इसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? मैन पावर प्लानिंग, कि ये इस चीज़ को डिटरमाइन कर सके हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ
स्टाफ आर नीडेड इन अ डिपार्टमेंट, कि कितनी नर्सेस, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स और किस स्किल्स की ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा लगाना। क्योंकि विदाउट मैन पावर प्लानिंग स्टाफिंग इज ब्लाइंड। रिक्रूटमेंट यानी हमने भर्ती करनी है ना, लगाना है हमने उसको, क्योंकि फाइंड करना है, अट्रैक्ट करना है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नर्सिंग पोजीशन के लिए। यानी आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपने लेनी है कि रिक्वायरमेंट ब्रिंग्स टैलेंट टू द डोर। देन Selection means choosing the most suitable candidate from those who applied। यानी उन जो कैंडिडेट्स हैं और जो कि भर्ती के लिए हैं, उनमें से बेहतरीन लोगों को सिलेक्ट करना। यानी राइट सिलेक्शन इंश्योर करती है राइट केयर को। प्लेसमेंट बेसिकली असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अ स्पेसिफिक जॉब ऑफ वार्ड। एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक जो असाइन किया आपने, सिलेक्ट किया है, किसी को आईसीयू में भेज देना है, किसी को आपने मैटरनिटी वार्ड में भेज दिया है, कि आपने उनकी प्लेसमेंट कर दी है। फिफ्थ है ट्रेनिंग है प्रोवाइडिंग न्यू एम्प्लॉयज विद स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड फॉर देयर जॉब। नई नर्सिस को इनके काम की तरबियत देना, उनको सिखाना, ताकि वो जो प्रोफेशनल अंदाज में काम कर सके। जैसे कि आप स्टार्टिंग में कोई भी आता है, ट्रेनिंग आप ऐसे देते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, यानी और ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग टर्न्स न्यू हायर्स इनटू प्रोफेशनल्स। डेवलपमेंट में आप ये करते हैं कि नर्सिस को वक्तन फ़वक्तन रिफ्रेशर कोर्सेज देना, ताकि इनकी जो कारकर्दगी है उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके। प्रमोशन कहते हैं कि अच्छी कारकर्दगी पर जो नर्सिस को हायर पोजीशंस देना, ताकि उनकी जो तरक्की है वो इम्प्रूव हो सके। जैसे स्टाफ नर्स को हेड नर्स बना देना। तो प्रमोशन बेसिकली मोटिवेट करती है परफॉर्मेंस को। ट्रांसफ़र किसी नर्स को किसी दूसरे वार्ड या हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देना। जैसे कि आप उनकी सर्जरी वार्ड से आईसीयू में आप उनकी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, बेसिकली मेंटेन करता है बैलेंस को वर्कलोड पे। अप्रेजल होता है कि आप इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स। यानी नर्सिस के जो काम की उनकी सलाहियतें और उनकी कमज़ोरियों का पता चलाते हैं, कि उनकी जो जैसे कि एंड ईयर में उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिमनरेशन, यानी आपने जो नर्सिस की सैलरी है, उनके बोनस है, और इसके अलावा जो दूसरे रिवार्ड्स है स्टाफ के लिए, वो आप डिसाइड करते हैं। यानी ओवर टाइम हो उसको पे करते हैं। इन शॉर्ट, स्टाफिंग प्रोसेस इंश्योर करता है राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। It's not just hiring, it is a continuous cycle of planning, training, improving for quality patient care. So that is the actually staffing process. वर्क सैम्पलिंग स्टडी बेसिकली नर्स मैनेजर का काम कैसे मैयर होता है। वर्क सैम्पलिंग स्टडी के से सब कुछ समझ आओ कैसे। वर्क सैम्पलिंग एक ऐसी रिसर्च टेक्निक है जो स्टाफ के एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिवील करती है। हर नर्स का टाइम इम्पोर्टेंट है। देखें कैसे वर्क सैम्पलिंग स्टडी से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। A large number of observations are made of the workers over an extended period of time. For statistical accuracy, the observations must be taken at random times during the period of study, and the period must be representative of the types of activities performed by the subjects. एक ऐसी टेक्निक जो वर्क सैम्पलिंग स्टडी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रैंडमली सिलेक्टेड टाइम इंटरवल्स पर नर्सिस के काम को बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। ये स्टडी हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी मैयर करने में और स्टाफिंग और शेड्यूलिंग प्लान्स को इम्प्रूव करने में।
जब एक नर्स मैनेजर स्टाफ की परफॉर्मेंस और वर्कलोड को ऑब्जेक्टिवली तौर पर समझना चाहता है तो वर्क सैम्पलिंग एक बेस्ट रिसर्च बेसिकली टूल होता है। Work sampling study covering a specific period of time. The time required by a worker who has an average level of ability to complete the job. In this case, it includes the slack time given by taking into account the situation and conditions of the work that must be completed. क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज नर्स कितना टाइम लेती है अपना काम कंप्लीट करने में? वर्क सैम्पलिंग स्टडी बनाती है। हर नर्स का काम एक जैसा नहीं होता, लेकिन वर्क सैम्पलिंग स्टडी टाइम और परफॉर्मेंस दोनों को मेजर करती है। स्टाफ की एफिशिएंसी चेक करनी हो तो वर्क सैम्पलिंग स्टडी सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। वर्क सैम्पलिंग स्टडी में स्टाफ के काम को एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे 1 वीक या 1 मंथ। इस दौरान रैंडमली ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं ताकि हर टाइप की एक्टिविटी, पेशेंट केयर, डॉक्यूमेंटेशन, रेस्ट टाइम को कवर किया जा सके। ये स्टडी ये बताती है कि एवरेज एबिलिटी वाले वर्कर को एक काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। इसमें स्लैक टाइम भी इंक्लूड होता है, यानी वो एक्स्ट्रा टाइम जो रियल लाइफ कंडीशंस जैसे पेशेंट्स, एमरजेंसीज, इंटरप्शंस, वर्क डिफरेंसेस की वजह से नेचुरली लगता है। एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं, अगर एक जो नर्स है 8 घंटे की ड्यूटी में 5 घंटे पेशेंट केयर और 1 घंटा डॉक्यूमेंटेशन करती है तो 2 घंटे इंटरप्शंस होती हैं। तो वर्क सैम्पलिंग स्टडी ये टोटल पैटर्न एनालाइज करती है ताकि स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग बेहतर प्लान की जा सके। Workforce planning. Workforce planning, it employs the right number of employees with the right skills at the right time to ensure productivity and profitability. A perfect workforce planning strategy can help organizations address challenges like lack of skilled staff, changing job trends, increased overhead costs, etc. It ensures sustainable organizational performance by identifying the talent need proactively. राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट टाइम, यही है वर्कफोर्स प्लानिंग का मैजिक। नर्सिंग मैनेजमेंट में स्टाफ स्टोरेज का बेस्ट सोल्यूशन क्या है? वर्कफोर्स प्लानिंग। प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों इम्प्रूव करनी हो तो वर्क फोर्स प्लानिंग ही की है। वर्क फोर्स प्लानिंग इन नर्सिंग मैनेजमेंट में वर्क फोर्स प्लानिंग का मतलब है सही वक्त पर सही स्किल्स वाले लोगों का सही जगह पर रखना। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के पास उतना ही स्टाफ हो जितना पेशेंट केयर के लिए ज़रूरी है, ना ज़्यादा ना कम। एक परफेक्ट वर्कफोर्स प्लानिंग हेल्प करती है चैलेंजेस को एड्रेस करने में, जैसे स्किल स्टाफ की जो कमी होती है, जॉब ट्रेंड्स में तब्दीली आती है, ओवरहेड कॉस्ट का इंक्रीज हो जाना और स्टाफ बर्नआउट इश्यूज। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टैलेंट नीड्स पहले से आइडेंटिफाई करने और उनका सलूशन प्लान करने में मदद करती है। एक हॉस्पिटल को पता है कि अगले 6 महीने में मैटरनिटी वार्ड एक्सपेंड होगा, तो पहले से ही ट्रेन नर्सिस की हायरिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। यही होता है इफेक्टिव वर्कफोर्स प्लानिंग। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लानिंग फॉर स्टाफिंग। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लानिंग फॉर स्टाफिंग आर फॉलोइंग: इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, government regulations, organizational goals, financial health. Factors influencing planning for staffing.
इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर इकोनॉमी वीक हो तो हायरिंग फ्रीज या लिमिटेड रिक्रूटमेंट होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में ज़्यादा स्किल्ड नर्सेस हायर की जा सकती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नई मशीन्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से वर्कलोड कम होता है, इसलिए स्टाफिंग नीड्स भी चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हेल्थ डिपार्टमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ के लॉज डिफाइन करती हैं। मिनिमम नर्स पेशेंट रेशो, जिसे हर हॉस्पिटल को फॉलो करना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अगर हॉस्पिटल का गोल क्वालिटी केयर या एक्सपेंशन है तो स्टाफिंग प्लान उसी डायरेक्शन में एडजस्ट किया जाता है। फाइनेंशियली हेल्थ, ये हॉस्पिटल का बजट डिसाइड करता है कि कितना स्टाफ हायर किया जा सकता है और किस लेवल का एक्सपीरियंस रखा जाए। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं नर्स मैनेजर को प्रैक्टिकल स्टाफिंग प्लान बनाने में जो हॉस्पिटल के गोल, बजट और रेगुलेशंस के मुताबिक हो। स्टाफिंग प्लान फॉर अ नर्सिंग यूनिट, the development of the plan must consider a wide range of variables, including but not limited to skill mix, measures of acuity and intensity of all patients, nature of care delivered on each unit and shift, and the need for specialized or intensive equipment. के जो स्टाफिंग प्लान बनाते वक्त जो नर्स मैनेजर को बहुत सारे वेरिएबल्स कंसीडर करने पड़ते हैं। की वेरिएबल्स में स्किल मिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि डिफरेंट स्किल मिक्स में डिफरेंट नर्सिस का जो रेशियो डिसाइड करना ताकि पेशेंट केयर सेफ और एफिशिएंट हो। जैसे डिफरेंट नर्सिस में आप क्या RN, LPNs, नर्सिंग असिस्टेंट्स का रेशियो डिसाइड करना होता है। फिर आता है पेशेंट्स मेजर ऑफ एक्यूटी एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑल पेशेंट्स। इसमें पेशेंट केयर का जो लेवल है, जैसे ICU पेशेंट्स हैं ज़्यादा टेंशन रिक्वायर करते हैं, जनरल वार्ड पेशेंट्स कम। नेचर ऑफ केयर डिलीवर्ड ऑन ईच यूनिट एंड शिफ्ट, इसमें जो नाइट वर्सेस डे वर्सेस नाइट शिफ्ट और वार्ड टाइप होती हैं, जैसे सर्जरी, मैटरनिटी, ICU के हिसाब से स्टाफ एलोकेशन एडजस्ट करना। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड और इंटेंसिव इक्विपमेंट, यानी यूनिट्स जहां एडवांस इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वहाँ एक्सपीरियंस स्टाफ और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नर्स मैनेजर का जो बेसिकली ये गोल होता है कि स्टाफिंग प्लान से हर पेशेंट को सही केयर मिले, स्टाफ का वर्कलोड बैलेंस हो और हॉस्पिटल एफिशिएंटली ऑपरेट हो। नर्स मैनेजर के लिए सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करें टोटल स्टाफिंग आवर्स, यानी हर पेशेंट और यूनिट के लिए रिक्वायर्ड नर्सिंग आवर्स का हिसाब। बेसिकली क्या है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि प्लान कर रहे होते हैं, ये पता लगाना होता है कि हर रूम और शिफ्ट के लिए कितने आवर्स स्टाफ चाहिए ताकि पेशेंट केयर कंटिन्यूस और एफिशिएंट हो। फॉर्मूला ये है कि 10 rooms मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय डेज इज इक्वल टू 400 स्टाफ। 4 rooms 4 hours 5 days is equal to 80 staffed hours. 2 rooms 10 hours 7 days is equal to 140 staffed hours. 2 room 10 hours multiplied by 2 days is equal to 40 staffed hours. Combine all four values and the total staffed hours needed for the week is 660 hours. ये स्टेप बेसिक्स हैं, लेकिन एक्यूरेट स्टाफिंग प्लान का फाउंडेशन है। हर रूम, हर शिफ्ट और पेशेंट के लिए आवर्स कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि नर्सिंग यूनिट को पूरे वीक के लिए 660 आवर्स कवर करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। स्टेप 2 कैलकुलेट द टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ स्टाफ पर वीक।
multiply the number of nurses required per room by the total staffed hours per week to find the total working hours of staff per week. For this example, we will suppose 2 nurses are needed per room. For example, 2 nurses multiplied by 660 hours is equal to 1320 total hours per week. इसका मतलब ये है कि जो 2 नर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं पर रूम के लिए, ठीक है, टोटल, और 1320 ये टोटल वर्किंग आवर्स का स्टाफ कवर चाहिए। ये डाटा नर्स मैनेजर को स्टाफिंग और शेड्यूलिंग डिसीजन में हेल्प करता है। जो स्टेप 2 है बेसिकली इंश्योर करता है कि हर नर्स का काम बैलेंस हो और पेशेंट के लिए केयर के लिए जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं वो कवर हो जाएं। मतलब अगर हर रूम में एक से ज़्यादा नर्सिस की ज़रूरत है तो टोटल आवर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे पूरे स्टाफ का टोटल वर्कलोड कितना है। ये बताता है हमें बेसिकली स्टेप 2। एक दफ़ा टोटल स्टाफ आवर्स पर वीक आप स्टेप 1 यानी कि कर लेते हो, फिर दूसरे स्टेप आता है टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट स्टेप 3, कैलकुलेट द बेसिक फुल टाइम इक्विवेलेंट। Basic full-time equivalent is a unit that measures the total working hours as if all staff are full-time. It can be measured by dividing the total hours per week by 40 hours worked a week. For example, 1320 hours over 40 is equal to 33 basic FTE hours. अब कैलकुलेट करते हैं बेसिक फुल टाइम इक्विवेलेंट ताकि समझ आए कि टोटल स्टाफ का वर्कलोड फुल टाइम बेसिस पर कितना है। दैट इज इक्वल टू 33 बेसिक FTE। इसका मतलब ये हुआ कि एक नर्सिंग यूनिट को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए 33 फुल टाइम इक्विवेलेंट स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत है। ये स्टेप नर्स मैनेजर को हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि पूरे वीक के लिए स्टाफिंग रिक्वायरमेंट फुल टाइम बेसिस पर कितनी है। स्टेप 4, कैलकुलेट बेनिफिट रिलीफ पर स्टाफ मेंबर। नाउ कैलकुलेट द बेनिफिट रिलीव्ड पर स्टाफ नर्स। यूजिंग दिस थ्योरेटिकल values we might expect this benefit relief hours to be: vacation hour per year is equal to 120 hours, holiday hour per year is equal to 60 hours, available 6 hours per year is equal to 96 hours, 15-minute breaks out of 260 work days divided by 60 minutes is equal to 65 hours, 45-minute lunch break out of 260 work days divided by 60 minutes is equal to 195 hours. Combine all values to find benefit hours per year for one nurse. In this example, there would be 536 benefit relief hours for one staff member पर ईयर। मतलब ये कि और जो नर्स काम नहीं कर रहा जैसे कि वेकेशन, सिक लीव, हॉलीडेज, लंच ब्रेक्स, इनको कंसीडर करके स्टाफिंग प्लान बनाना ज़रूरी है। जैसे कि वेकेशन आवर्स, हॉलीडेज आवर्स, सिक आवर्स, 50 मिनट ब्रेक्स और 45 ये जो मिनट्स लंच ब्रेक्स है, ये क्या करता है, ये टोटल बेनिफिट रिलीव्स और पर नर्स है कि एक जो नर्स है इसका मतलब ये हुआ कि हर नर्स के लिए 536 ये क्या है, बेनिफिट रिलीव होता है पर ईयर। ये कंसिडर करना चाहिए ताकि जो स्टाफिंग की शॉर्टेज है वो ना हो और वर्कलोड बैलेंस रहे। ये स्टेप 4 इंश्योर करता है स्टाफिंग प्लान रियलिस्टिक हो, हर नर्स की लीव और ब्रेक्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएं इससे। पर्पस ऑफ स्टाफिंग: नर्स मैनेजर इंश्योर करता है कि हर यूनिट में सही नंबर और स्किल वाले स्टाफ अवेलेबल हों ताकि पेशेंट केयर ऑप्टिमल हो। The goal of staffing is to provide the appropriate number and mix of nursing staff to match actual or projected patient care.
needs. To determine the number of staff needed, managers must examine workload patterns for the designated unit, department, or clinic. For a hospital, this means determining the level of care, average daily census, and hours of care provided 24 hours a day, 7 days a week. इसमें आप एग्जामिन फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं वर्कलोड पैटर्न को। वर्कलोड पैटर्न्स किस लिए हम करते हैं कि मैनेजर को यूनिट, डिपार्टमेंट या क्लिनिक के वर्कलोड पैटर्न देखने होते हैं, जैसे पेशेंट वॉल्यूम और केयर रिक्वायरमेंट। फिर स्टाफ नीडेड की डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टाफ नीडेड। ये क्या स्टाफिंग प्लान बनाते वक्त ये डिसाइड करना होता है कि कितनी नर्सिस और किस स्किल लेवल के रिक्वायर्ड हैं। हॉस्पिटल की आप एग्जाम्पल, हॉस्पिटल के लिए स्टाफिंग प्लान में ये इंक्लूड होता है कि लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड पर यूनिट, ठीक है, एंड एवरेज डेली सेंसिस यानी पेशेंट काउंट एंड 24 आवर्स अ डे। तो स्टाफिंग का पर्पस सिर्फ स्टाफ हायर करना नहीं है, बल्कि पेशेंट केयर के मुताबिक वर्कलोड बैलेंस करना और हॉस्पिटल को एफिशिएंटली चलाना है। प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स सेफ, इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस पेशेंट केयर। ये वीडियो हेल्प करेगी समझने में कि नर्स मैनेजर को गोल बेसिकली क्या होता है और कैसे स्टाफिंग पेशेंट केयर और वर्कलोड के मुताबिक प्लान की जाती है। तो ये है पर्पस ऑफ स्टाफिंग इन नर्सिंग मैनेजमेंट। स्टाफिंग पॉलिसी। स्टाफिंग पॉलिसीज में प्रॉपर स्टाफिंग पॉलिसीज इंश्योर बेसिकली करती है कि हर नर्स का काम बैलेंस और फेयर हो। Written staffing policies should be readily available for at least the following areas: vacations, holidays and sick leave, emergency leave, weekend shift rotation, overtime। मतलब हर नर्स और मैनेजर के लिए क्लियर रूल्स और प्रोसीजर्स अवेलेबल हों ताकि स्टाफिंग के डिसीजन ट्रांसपेरेंट और स्मूथ हो। वोकेशंस, हॉलीडेज और सिक लीव नर्सिस को उनके लीव्स इंटाइटलमेंट जो बेसिकली क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं। इमरजेंसी लीव में किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या पर्सनल इमरजेंसी के लिए लीव का प्रोसीजर डिसाइड किया जाता है। वीकेंड शिफ्ट्स, वीकेंड ड्यूटी एलोकेशंस के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। शिफ्ट रोटेशन में डिफरेंट शिफ्ट पर काम करने के रूल्स और रोटेशन शेड्यूल डिफाइन होते हैं। ओवर टाइम पॉलिसी डिफाइन करती है कि एक्स्ट्रा आवर्स कैसे कंपनसेट होंगे। तो स्टाफिंग पॉलिसी इंश्योर करती है कि हर स्टाफ मेंबर का वर्कलोड बैलेंस हो, फेयर ट्रीटमेंट मिले और हॉस्पिटल एफिशिएंटली ऑपरेट करे। क्योंकि जो क्लियर स्टाफिंग पॉलिसीज है ना, बेसिकली ये सेव टाइम, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव नर्स सेटिस्फेक्शन। जो रिटर्न स्टाफिंग पॉलिसीज को अपडेट और कंप्लीट रखना ज़रूरी होता है। ये पॉलिसीज इन एरियाज़ को भी कवर करती है, जैसे कि यूज़ ऑफ एजुकेशनल टाइम, स्टाफ के ट्रेनिंग और कंटिन्यूइंग जो एजुकेशन आवर्स को स्टाफ प्लान में कंसिडर करना। रिक्वेस्ट ऑफ पर्सनल एंड मैनेजमेंट, जो नर्सिस और मैनेजमेंट की शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट है उनको अकोमोडेट करना। वर्क वीक, स्टैंडर्ड वर्क वीक और वर्किंग आवर्स को डिफाइन करना। पार्ट टाइम एंड टेम्परेरी पर्सनल, पार्ट टाइम और टेम्परेरी स्टाफ के इंटीग्रेशन के रूल्स बेसिकली। यूज़ ऑफ फ्लोट पर्सनल, फ्लोटर्स को यूनिट के बीच एडजस्ट करना और कवरेज फिल करना। शेड्यूल चेंजेस, शिफ्ट स्वैप्स, एब्सेंसेस एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को मैनेज करने की गाइडलाइंस बेसिकली। तो ये एडिशनल पॉलिसी इंश्योर करती है कि हॉस्पिटल स्मूथली ऑपरेट करे, स्टाफ का वर्कलोड बैलेंस रहे और पेशेंट केयर कंसिस्टेंट हो। 9 प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिस स्टाफिंग एट मिडलाइन मेमोरियल हॉस्पिटल।
The Nurse Staffing Advisory Council (NSAC) will meet at least quarterly and review nurse staffing along with nurse sensitive outcomes. हॉस्पिटल में जो एक नर्सिंग स्टाफ एडवाइजरी काउंसिल होता है वो बनाई जाती है जो हर 3 माह बाद मीटिंग करती है। ये काउंसिल नर्सिंग स्टाफ की तादाद, ड्यूटी के निज़ाम और नर्सिंग से मुतल्लिका जो नर्स सेंसिटिव आउटकम्स है उनका जायज़ा लेती है ताकि जो नर्सिंग के मेयार है उनको बरकरार रखा जा सके। Budget nursing resources and reconcile the position control or hiring plan created on a national database of nursing quality indicators। इस असूल के मुताबिक हॉस्पिटल नर्सिंग के तमाम वसाइल जैसे स्टाफ, बजट, पोजीशंस को नेशनल डेटाबेस ऑफ नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स के मुताबिक जो इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कितनी नर्सिस बेसिकली आपके पास मौजूद है और कहाँ जो नई जो हायरिंग है वो करनी है, ये सब एक मियारी सिस्टम से तय होता है। फोरकास्ट टर्न ओवर एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री हायरिंग इनटू ऑन बोर्डिंग पोजीशन, यानी हॉस्पिटल अंदाज़ा लगाता है कि कितनी नर्सेज रिटायर्ड या छोड़कर जा सकती हैं, यानी टर्न ओवर रेट, और इससे पहले ही नई नर्सेज की भर्ती यानी प्री हायरिंग शुरू कर दी जाती है ताकि स्टाफ की कमी ना हो। मेंटेन एन इंटरनल रिसोर्स टीम, एक जो अंदरूनी रिसोर्स टीम कायम की जाती है जो हंगामी सूरत हाल में या इजाफी काम के वक्त हॉस्पिटल के मुख्तलिफ शोबों में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बजट द यूज़ ऑफ टेम्परेरी नर्सेज ड्यूरिंग एन आइडेंटिफाइड पीक सेंसिस टाइम, ये जब हॉस्पिटल में जो मरीज़ों की तादाद है वो ज़्यादा पीक सेंसिस हो जाती हैं तो उस दौरान जो टेम्परेरी नर्सेस को बजट के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो काम का जो बोझ है ना उसको बराबर डिवाइड किया जाए। नर्स सेल्फ शेड्यूल विद इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग, नर्सिस को इजाज़त होती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्टाफिंग सिस्टम के ज़रिए अपनी ड्यूटी शेड्यूल खुद तरतीब दें। इससे जो नर्सिस को वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो बरकरार रखने में जो मदद प्रोवाइड होती है और इत्मीनान भी उनको मिलता है, यानी जॉब सेटिस्फेक्शंस होती हैं। असाइनमेंट्स आर बेस्ड यूजिंग अ पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम विद नर्सिंग आउटकम्स क्लासिफिकेशन। नर्सिंग असाइनमेंट्स एक पेटेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए की जाती है जिसमें नर्सिंग आउटकम क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होता है, यानी पेशेंट की जो कंडीशन है, उनकी नीड है और नर्सिंग वर्कलोड के मुताबिक ड्यूटी जो है वो डिवाइड की जाती है। मिनिमम स्टाफिंग आइडेंटिफाई टू दी नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर्स 25 percentile फॉर registered nurse hours per patient day and maximum staffing identified at the nursing quality indicator 75 percentile। आप हॉस्पिटल नर्सिंग स्टाफ की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सतह तय करते हैं। ये जो मिनिमम स्टाफिंग होती है वो 25 होती है और मैक्सिमम जो सी होती हैं वो 75 होती है। ये एक जो मियारी तरीका होता है जिससे जो नर्सिस पर ज़रूरत से ज़्यादा काम या कम बोझ नहीं पड़ता इस चीज़ से। एश्योर नर्सिंग स्टाफ प्रैक्टिस विद इन आ फटीग मैनेजमेंट, ये असूल इस बात को यकीनी बनाता है कि जो नर्सिंग है अपनी ड्यूटी जैसे थकन है या फटीग के दौरान ना करें। हॉस्पिटल में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो रेस्ट टाइम, ब्रेक्स और काम के घंटों को बैलेंस रखता है ताकि नर्सिंग की क्वालिटी जो है मुतासिर ना हो। इन शॉर्ट दैट दिस 9 principles make sure that every nurse get fair workload, proper rest and a supportive system। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एक मेथड है जिसमें पेशेंट्स को ग्रुप किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नर्सिंग केयर रिक्वायरमेंट्स। A patient classification system is a method for grouping patients according to the amount and complexity of their nursing requirements. Is a system developed to objectively determine workload requirements, staffing needs and work hours. It serves as a tool to measure patient needs, caregiver interventions and skills level required to meet these needs.
डिटरमाइन वर्कलोड रिक्वायरमेंट, इससे हर पेशेंट के केयर नीड और कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वर्कलोड कैलकुलेट किया जाता है। ये स्टाफिंग नीड यानी कि इसमें असेस किया जाता है स्टाफिंग नीड्स को। स्टाफिंग प्लान बनाते वक्त ये सिस्टम डिसाइड करता है कि कितनी नर्सिस और किस स्किल लेवल के रिक्वायर्ड है। फिर क्या करता है मेजर पेशेंट्स नीड्स, इसमें मेजर किया जाता है वर्क आवर्स को और स्किल्स को के पेशेंट केयर इंटरवेंशंस और उनके लिए रिक्वायर्ड केयर गिवर स्किल्स को ऑब्जेक्टिवली असेस किया जाता है। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिकली ये इंश्योर करता है कि स्टाफ का जो वर्कलोड बैलेंस हो, पेशेंट केयर ऑप्टिमल हो और नर्स की जो स्किल्स हैं वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। डिटरमाइनिंग नर्सिंग केयर आवर्स, patient workload trends are analyzed for each day of the week, each hour in critical care or for a specific patient diagnosis to determine staffing needs known as nursing care hours. Formula: NCH nursing hours worked in 24 hours over total census patients. नर्सिंग केयर आवर्स बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें पेशेंट वर्कलोड ट्रेंड्स एनालाइज करके स्टाफिंग नीड्स डिटरमाइन की जाती है। इस फॉर्मूले से जो नर्सिंग मैनेजर है वो समझ सकता है कि हर पेशेंट के लिए कितनी नर्सिंग केयर आवर्स रिक्वायर्ड है ताकि स्टाफ स्केड्यूल और पेशेंट केयर इफेक्टिवली मैनेज हो सके। Staffing mix refer to the proportion of different staff categories such as nursing, physicians, allied health professionals and support workers. स्टाफिंग मिक्स का मतलब होता है कि डिफरेंट स्टाफ कैटेगरीज का प्रोपोर्शन हॉस्पिटल या यूनिट में। इसके कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग मिक्स में नर्सेज आ जाती हैं। बेसिकली नर्सेज क्या करती है मेन पेशेंट केयर प्रोवाइडर होती हैं। फिजिशियंस जो उनसे होते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट सुपरवाइज करते हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ये बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस और डाइटिशियंस होते हैं। सपोर्ट वर्कर्स बेसिकली असिस्ट करते हैं नर्सेज को, फिजिशियंस को, हैंडल करते हैं बेसिक केयर एंड लिगोस्टिक्स को। स्टाफिंग मिक्स बेसिकली ये क्या करता है इंश्योर करता है कि हर यूनिट में सही कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाफ हो जिससे पेशेंट केयर क्वालिटी इम्प्रूव और वर्कफ्लो फ्लो एफिशिएंट हो। जो नर्स मैनेजर के लिए स्टाफिंग मिक्स का बैलेंस करना क्रूशियल सा है। टू मैनी और टू फ्यू ऑफ एनी कैटेगरी कैन इफेक्ट पेशेंट आउटकम। Distribution of staff. For many patient care units, the distribution of staff varies from shift to shift and by day of the week according to client's assignment appropriately fulfilled. This is usually depend upon the acuity of patients and competencies of the staff who are working. Staff distribution का मतलब है कि एक हॉस्पिटल या पेशेंट केयर यूनिट में स्टाफ को डिफरेंट शिफ्ट्स और डेज के हिसाब से साइन करना। शिफ्ट टू शिफ्ट वेरिएशंस में हर शिफ्ट में स्टाफ का नंबर और मिक्स चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन पेशेंट केयर नीड्स। डेज ऑफ वीक वेरिएशंस में वीक डेज एंड वीक एंड्स में स्टाफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड्स करता है पेशेंट के सेंसेस और केयर इंटेंसिटी पे। फिर आता है एक्यूटी ऑफ पेशेंट्स। हाई एक्यूटी पेशेंट्स रिक्वायर्ड बेसिकली मोर स्किल्स और एडिशनल स्टाफ पर शिफ्ट। कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टाफ, ये स्टाफ का असाइनमेंट उनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के मुताबिक होता है तो इंश्योर करता है क्वालिटी केयर को। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ इंश्योर करते हैं कि हर शिफ्ट और डे पर पेशेंट को ऑप्टिमल केयर मिले और नर्सिस का वर्कलोड बैलेंस रहे। Block staffing involves scheduling a set staff mix for every shift. All these needs in pattern of care must be known when staffing requirements and work scheduling are established. Data reflected peak workload times must be continuously monitored to maintain the appropriate levels and mix of staff.
ब्लॉक स्टाफिंग का मतलब है कि हर शिफ्ट के लिए एक सेट स्टाफ मिक्स शेड्यूल किया जाए। सेट स्टाफ मिक्स फॉर एवरी शिफ्ट, ये क्या है, हर शिफ्ट में नर्सेज और स्टाफ की कंपोजिशन फिक्स होती है, बेस करती है एक्सपेक्टेड केयर नीड्स पे। पैटर्न ऑफ केयर, पैटर्न ऑफ केयर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स और वर्क शेड्यूल बनाते वक्त केयर पैटर्न्स और पेशेंट नीड्स को समझना जरूरी है। पीक वर्कलोड टाइम्स, पीक वर्कलोड ये इसकी टाइम्स मॉनिटरिंग होती है। ये क्या होता है, बेशक पीक पेशेंट लोड और बिजी आवर्स का डाटा को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है ताकि अप्रोप्रिएट स्टाफ लेवल और मिक्स मेंटेन हो। यानी कि ब्लॉक स्टाफिंग का मतलब है कि हर शिफ्ट के लिए एक सेट स्टाफ मिक्स शेड्यूल किया जाए। दिस definition of productivity, the quality state or fact of being able to generate, create, enhance or bring forth goods and services। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है गुड्स और सर्विस क्रिएट करना, इन्हेंस करना या डिलीवर करने की क्वालिटी और कैपेबिलिटी। नर्सिंग में इसका मतलब है कि स्टाफ एफिशिएंटली काम करे और पेशेंट केयर ऑप्टिमल हो। 4 ways to increase productivity of your healthcare team। हेल्थ केयर टीम की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना ताकि पेशेंट केयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चारों स्टेप। फर्स्ट, ट्रेन योर टीम ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। नर्स और स्टाफ को एटलीस्ट हेल्थ केयर टूल्स और सॉफ्टवेयर पर ट्रेन करें ताकि उनका काम फास्ट और एक्यूरेट हो। सेकंड, रिकॉग्नाइज प्रोडक्टिविटी विद रिवॉर्ड। अच्छी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना मोटिवेट करता है ताकि स्टाफ को प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने में हेल्प आउट हो सके। 3, इम्प्रूव योर एम्प्लॉय इवैल्यूएशंस। रेगुलर फीडबैक और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से स्टाफ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझकर इम्प्रूव करते हैं। 4, गेट हेल्प फ्रॉम अ हेल्थ केयर रिक्रूटर। के राइट स्टाफ हायर करना और शॉर्टेज फिल करना भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। इन 4 स्टेप से आपकी जो हेल्थ केयर टीम की एफिशिएंसी है और पेशेंट केयर क्वालिटी है दोनों इम्प्रूव होती है। ट्रेन, रिवार्ड, इवैल्यूएट एंड हायर, ये 4 स्ट्रेटजी आपके जो हेल्थ केयर यूनिट है उनको हाईली प्रोडक्टिविटी बनाने में हेल्प आउट करती है। अब नेक्स्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर और इम्प्रूव करें, ये 4 सिंपल मैट्रिक्स देखिए। मेजर मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम की प्रोडक्टिविटी मेजर करना और इम्प्रूव करना पेशेंट केयर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट, पेशेंट विजिट लेंथ। हर पेशेंट विजिट का ड्यूरेशन एनालाइज करके वर्कफ्लो और स्टाफ एलोकेशन ऑप्टिमाइज किया जाता है। सेकंड, पेशेंट वेट टाइम्स। पेशेंट का वेट टाइम ट्रैक करना हेल्प करता है कि बोटल नेक्स आइडेंटिफाई करने और सर्विस फास्ट करने में। थर्ड, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट्स। आप हाई सेटिस्फेक्शन रेट्स इंडिकेट्स effective care and motivated staff। 4, patient retention rate। जो रिटर्निंग पेशेंट्स एंड लॉयल्टी भी प्रोडक्टिविटी और जो क्वालिटी केयर है उनका एक मेजर है। इन मैट्रिक्स को ट्रैक करके हर हॉस्पिटल स्टाफ और वर्क फ्लो को इम्प्रूव किया जाता है और पेशेंट केयर हाई क्वालिटी रहती है। पेशेंट विजिट लेंथ, वेट टाइम, सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन, ये 4 इंडिकेटर्स आपको हेल्थ केयर प्रोडक्टिविटी का रियल पिक्चर दिखाते हैं। Importance of measuring productivity. Focus on long-term growth rather than short-term productivity gains that may undermine operations. Identify specific opportunity to control healthcare spending growth in ways that support the economy and patient outcomes. Deliver higher quality services while spending less on non-essential expenses.
हेल्थ केयर सिस्टम में प्रोडक्टिविटी मैयर करना ज़रूरी है ताकि हॉस्पिटल ऑपरेशंस एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और पेशेंट सेंटर हो। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी गेन से अवॉइड करें जो ऑपरेशंस को अंडरमाइन कर सकते हैं। कंट्रोल हेल्थ केयर स्पेंडिंग, ये क्या कहते हैं, सेहत की जो देखभाल के अखराजात होते हैं ना उनको कंट्रोल करें। आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ जहां स्पेंडिंग ग्रोथ को कंट्रोल करके इकोनॉमी और पेशेंट आउटकम दोनों सपोर्ट हों। डिलीवर हायर क्वालिटी सर्विसेज, यानी आपने सोर्सेज को वाइसली यूज़ करके नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें और पेशेंट केयर क्वालिटी इन्हेंस करें। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इंश्योर करती है कि हॉस्पिटल इफेक्टिवली एफिशिएंटली ऑपरेट करे, कॉस्ट कंट्रोल हो और पेशेंट केयर हाई क्वालिटी हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और हाई क्वालिटी केयर के लिए प्रोडक्टिविटी ट्रैकिंग एक एसेंशियल टूल है। नर्सिंग स्टाफ की प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, ये 7 इंडिकेटर देखें। मेजर दी प्रोडक्टिविटी ऑफ द नर्सिंग स्टाफ ऑन नर्सिंग यूनिट। नर्सिंग यूनिट में स्टाफ प्रोडक्टिविटी मेजर करना इंश्योर करता है कि पेशेंट केयर हाई क्वालिटी हो और स्टाफ वर्कलोड बैलेंस रहे। पेशेंट आउटकम, पेशेंट रिकवरी और सेटिस्फेक्शन को ट्रैक करके स्टाफ इफेक्टिवनेस असेस किया जाता है। वर्कलोड एंड स्टाफिंग लेवल्स, पेशेंट लोड और नर्स टू पेशेंट रेशियो एनालाइज की जाती है। थर्ड, एफिशिएंसी मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन चेक की जाती हैं। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, स्टाफ के क्लिनिकल स्किल्स और इंटरवेंशंस को इवेल्युएट किया जाता है। स्टाफ फीडबैक एंड इंगेजमेंट, टीम इंगेजमेंट और सेटिस्फैक्शन सर्विस से प्रोडक्टिविटी और मोरल असेस होती है। पेशेंट लोड एंड केस कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्स और हाई एक्यूटी केसेस को कंसिडर करके स्टाफिंग एडजस्टमेंट की जाती है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स, कॉस्ट पर पेशेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन ट्रैक की जाती है तो इम्प्रूव एफिशिएंटली। तो इन इंडिकेटर्स को मॉनिटर करके नर्स मैनेजर इंश्योर करते हैं कि यूनिट स्मूथली ऑपरेट करे, पेशेंट केयर ऑप्टिमल हो और स्टाफ इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड हो। पेशेंट आउटकम्स, वर्कलोड, एफिशिएंसी और स्टाफ इंगेजमेंट, ये 7 पिलर्स आपको रियल प्रोडक्टिविटी का पिक्चर दिखाते हैं। समरी, बेसिकली इस पूरी वीडियो का मकसद आपको ये समझाना था कि नर्सिंग में स्टाफिंग और शेड्यूलिंग क्यों इतनी अहम है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर नर्सिंग यूनिट में मुनासिब तादाद में जो नर्सेज हैं वो मौजूद हों ताकि हर पेशेंट को बवक्त और इफेक्टिवली केयर प्रोवाइड की जा सके। जो नर्स मैनेजर होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पेशेंट्स जो उसमें काम कर रहे होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी ज़रूरियात को समझते हुए क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल जो स्टाफिंग प्लान है वो बनाए। इस तरह जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर है जदीद और ज़िम्मेदाराना तरीके से जो शेड्यूलिंग है, स्टाफिंग है, उनके जो स्ट्रेटजी है उनको पूरा कर सके ताकि जो पेशेंट्स की सेफ्टी है और जो जितने भी इसके अंदर वर्कर्स जो उनसे हैं काम कर रहे हैं उनकी जो लाइफ बैलेंस दोनों बरकरार रहे। आखिर में जो नर्सिंग लीडर्स होते हैं अखलाकी तौर पर इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि पेशेंट्स और स्टाफ के लिए महफूज और जो मौसर जो इफेक्टिवली स्टाफिंग यकीनी बनाए। याद रखें जो एक मुनज़्ज़म और जो बैलेंस स्टाफिंग प्लान है ना सिर्फ जो पेशेंट की सेहत उसके लिए ज़रूरी है बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेसफुल के लिए ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नर्सिंग में मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और लीडरशिप से मुतालिक मज़ीद मुफीद इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।